मित्रों, सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस बेल आइकन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्लास 10th विज्ञान का है, साइंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हों बच्चे, वो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, रेड कलर का सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दें, जिससे मेरा चैनल आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और पास में ही एक बेल आइकन दी होगी, उसको क्लिक करें और उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है मेरे पास, प्रश्न 1, प्रकाश की प्रकृति समझाइए। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति समझाइए। तो क्या है प्रश्न, हम देखते हैं जरा। प्रकाश की प्रकृति दैत्य होती है, मतलब ये प्रकाश हमें देखने में, बहुत सी वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। मुख्य स्रोत ही मेरा प्रकाश होता है। ठीक है, इसके अनुसार प्रकाश की कुछ परिघटनाओं, इसके अनुसार प्रकाश की कुछ परिघटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की परिघटनाओं को प्रकाश तरंग प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, किंतु कुछ अन्य परिघटनाओं जैसे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं, बल्कि प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर ही समझाया जा सकता है। प्रकाश का, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें आप, क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की दोनों प्रकृतियों का मिश्रण है। ठीक है, तो ये मेरी डेफिनेशन की थी, प्रकाश की प्रकृति को समझाने की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, परावर्तन के नियम को समझाइए। ये मेरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा उसके नियम को समझाइए। तो हम देखते हैं जरा। देखो, जब किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश किरण वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना या परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आया? नहीं है? देखो, दूसरी परिभाषा को बताते हैं। अर्थात देखो, जब कोई प्रकाश की किरण सबने देखी होगी। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर डेफिनेशन है ये, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हर बार पूछा जाता है। ये 2021 में इसके 100% आने के चांस हैं आप। ठीक है, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं वो देख लेते हैं जरा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आपतित किरण पहले देख लें। आपतित किरण होती क्या है? आपतित किरण होती है जो किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, मतलब जब प्रकाश की किरण जहाँ से आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो पड़ने के पश्चात वहाँ से वापस निकल के जाते हैं उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और जहाँ पे पड़ती है और जहाँ से निकल के जाते हैं उसके बीच में जो एक लंब होता है उसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, सभी तीनों एक ही तल में
होते हैं। उसके बाद क्या, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कोण आई होता है परावर्तन कोण, आपतन कोण होता है आर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। 3 क्या है मेरे पास, जब प्रकाश की कोई किरण किसी दर्पण के अविलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण, मतलब जो हम अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं रोज मॉर्निंग में, आपतित किरण दर्पण के अविलंबवत होती है तब परावर्तन कोण का मान कितना, मतलब जब उसके ऊपर लंब मतलब 90 डिग्री पे गिरेगी तब उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखो क्या होगा, जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण किसी किसी दर्पण के अविलंबवत आपतित होती है तो उसका आपतन कोण शून्य होगा, तो उसका आपतन कोण शून्य होगा। इस स्थिति में परावर्तन के नियम से, इस स्थिति में परावर्तन के नियम से प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण भी शून्य होगा। प्रकाश के परावर्तन नियम, परावर्तन नियम क्या था कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण भी शून्य होगा, अर्थात परावर्तित प्रकाश किरण उसी मार्ग से परावर्तित हो जाएगी जिस मार्ग से आपतित हुई थी। मतलब हमने जिस मार्ग से अब किरण डाली थी, किरण जो मेरी है परावर्तित किरण उसी माध्यम से वापस लौट के जाएगी, मतलब उतने ही डिग्री के कोण से वापस निकल के जाएगी। ठीक है, तो कोण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण देखते हैं क्या, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो, कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो। ये 2 प्रकार, मतलब वक्रीय मतलब जैसे आपने कांच की छोटी सी गोली देखी हो कंचे, उसका अगर एक हिस्सा काट दिया जाए, मतलब उसे बीच से काट दिया जाए और एक तरफ उस पर काले की पुताई की, तो जैसे सीधा दर्पण देखा उसके मिरर में कुछ पोत रखते हैं, मतलब ब्लैक कर रखते हैं जिससे हमारा फेस दिखाई पड़ता रहता है। तो अगर हम कंचे को बीच से काट दें तो उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, मतलब अंदर की तरफ वक्र तरीका होता है, वक्र तरह होता है, मतलब एक कर्व तरीका बनता है, वक्रित होता है। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिला देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर मतलब इसका दूसरा जो है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये बीच में उभरा हुआ होता है। ठीक, मतलब बीच में निकला हुआ होता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, वक्रित मतलब एक वक्र तरीके का होता है, वक्रित होता है। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, मतलब कोई लाइन आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। मतलब उत्तल दर्पण का काम क्या है, कोई किरण अगर आ रही तो उसको फैला देता है, मतलब रोशनी फैला देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाएं, मतलब कुछ गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। नंबर 3 ध्रुव, नंबर 4 मुख्य अक्ष, नंबर 5 द्वारक, नंबर 7 मुख्य फोकस। तो नंबर 1 हम देखते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसका खोखले गोले का भाग होता है
उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब जो एक खोखला गोल, मतलब एक दर्पण होता है, खोखला पृष्ठ होता है, उसके बीच का जो भाग होता है केंद्र बिंदु, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नंबर 2 है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है देखते हैं जरा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं 3 ध्रुव। ध्रुव क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जो परावर्तक पृष्ठ होता है जहाँ से कोई पड़ते है उसके केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ठीक है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब पी मतलब पोल, ठीक है, आर मतलब होता है रेडियस, और सी मतलब होता है कर्वेचर ऑफ रेडियस। ठीक है। तो क्या मुख्य, अब देखते हैं मुख्य अक्ष। नंबर 4 क्या था मेरे पास, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के वक्रता और वक्रता केंद्र, मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब जहाँ पे ध्रुव से होकर जो एक लाइन गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। द्वारक देखते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास उसका द्वारक कहलाता है। वास्तव में यह दर्पण का वह भाग होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब यह वह भाग होता है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगले देखते हैं नंबर 6 मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है इसे देख लेते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब मिलती प्रतीत होती हैं, एक्चुअली में मिलती नहीं है वहाँ पे। इसे कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, उसी का गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस एवं उसके ध्रुव, जो मेरा मुख्य फोकस होता है वहाँ से और ध्रुव के बीच की दूरी, मतलब मुख्य अक्ष से और ध्रुव के तक की बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बहुत बार पूछी गई है, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। ठीक। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है मेरे पास, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो क्या है देखिए, संबंध देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, अर्थात F बराबर R/2। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप अवश्य नोट करें इसको। ठीक है। फिलहाल मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जो मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब।
और जो मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। लेकिन हम डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे हम, तो हेडिंग डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या, जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः अवतल दर्पण द्वारा एवं उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ये प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो एक तो अवतल दर्पण से प्राप्त होता है और उत्तल लेंस से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये काल्पनिक प्रतिबिंब हैं जिन्हें सामान्यतः उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा या समतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतिबिंब सीधे प्राप्त होते हैं। भाई हमने बताया था आभासी प्रतिबिंब जो थे वो हमेशा सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब जो थे वो हमेशा उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। उन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों का परावर्तन किन नियमों के द्वारा होता है, समझाइए। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों का परावर्तन किन नियमों के द्वारा होता है, समझाइए। तो हम देखते हैं जरा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहाँ से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। मतलब गोलीय दर्पण के जो परावर्तन नियम हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, वो हम देखते हैं नीचे। नंबर 1, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अवतल दर्पण या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब अवतल दर्पण में गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। नंबर 2, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब दर्पण के फोकस से होकर जो किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है। 3 नंबर देखते हैं हम, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। मतलब जो किरण हम वक्रता केंद्र मतलब कैपिटल सी से होकर गुजारते हैं वो जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है मेरी। ठीक है। 4 नंबर पर क्या है देखो, प्रकाश किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, मतलब जो किरण सीधी डायरेक्ट जाके ध्रुव पर टकराती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस परावर्तित हो जाती है। मतलब जितने अंत के कोण से वो टकराती है ध्रुव पर उतने ही अंत से कोण से परावर्तित होकर निकल जाती है। ठीक है। अब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। मतलब जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस किस प्रकार का बनेगा, कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, वस्तु की स्थिति क्या होगी, वो हम सब देखेंगे हम शॉर्टकट में। ठीक है।
तो हमने कॉलम बना लिए 4, एक में वस्तु की स्थिति, दूसरे में प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे में वस्तु का आकार, चौथे में प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब होगा कैसा। तो देखो वस्तु की स्थिति पर ध्रुव एवं फोकस के मध्य, मतलब जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के मध्य में कहीं पे भी रखेंगे, ध्रुव और फोकस के मध्य, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब जो भी मेरा दर्पण रखा होगा उसके पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा, मतलब जो भी वस्तु रखेंगे उससे बड़ा बनेगा। अब प्रकृति उसकी कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। आभासी मतलब ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। दूसरे देखो फोकस पर, मतलब जब वस्तु कहाँ पर रखी है, फोकस पर, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर, मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जहाँ तक हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु जितनी होगी उससे बहुत गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कहती है वास्तविक एवं उल्टा, मतलब उल्टा होगा, मतलब नीचे मुख्य अक्ष के बनेगा, ठीक है। और नंबर 3 क्या, फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य, मतलब जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र के बाहर, ठीक है। आकार कैसा होगा, बड़ा, और प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा, ठीक। फिर जब वक्रता केंद्र, मतलब जब कैपिटल सी पे रखी है, जब वस्तु कहाँ पे रखी है, कैपिटल सी, मतलब वक्रता केंद्र पर रखी है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो वक्रता केंद्र पर होगी, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। और आकार होगा इसका वस्तु के बराबर, जैसे अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। और प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की, वास्तविक एवं उल्टा। वक्रता केंद्र के बाहर अगर वस्तु रखी है तब तो प्रतिबिंब की स्थिति का फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य, ठीक है। आकार कैसा होगा, छोटा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। लास्ट और देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है तब क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर रखे फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, एफ, कैपिटल एफ पे बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, मतलब वस्तु से बहुत छोटा होगा, और वास्तविक है वह उल्टा। तो एक चीज इसमें देख रहे होंगे, अवतल दर्पण द्वारा जो अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब बन रहे थे मेरे, तो केवल जब ध्रुव एवं फोकस के मध्य वस्तु रखी है, कहाँ पे, ध्रुव एवं फोकस के मध्य, ध्रुव एवं फोकस के मध्य जब वस्तु रखी गई थी तब केवल आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना था, उसके अलावा कहीं पे भी आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब नहीं बना। हर जगह पे कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। तो यह एक पॉइंट याद रखना क्योंकि यही पहले पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग बताइए, मतलब अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं वो बताइए। तो देखिए इसके उपयोग क्या है, टार्च, सर्च लाइटों, मतलब जो घर में जलाते हैं सर्च लाइटों, वाहनों की हेडलाइटों, मतलब जो हमारे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, बस में लगे होती हैं हेडलाइटों से प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए परावर्तक के रूप में, ठीक है, परावर्तक के रूप में। अब नंबर 2, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हजामती दर्पण में, मतलब जो नाई की दुकान देखी होगी आपने जहाँ पे लोग कटिंग कराते हैं या शेप बनवाते हैं, तो आपने देखा हो तो एक बहुत बड़ा दर्पण लगा होता है, उसमें जो हम जो अपना फेस देखते हैं वो होता है दर्पण, ठीक है। नंबर 3 क्या, रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा, मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नंबर 4, सौर ऊर्जा या सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो ये 4 पॉइंट उपयोग हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। उत्तल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। मतलब अगर वस्तु उत्तल दर्पण पे रखी है तब जो स्थिति अलग अलग रखी है तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो इस स्थिति में 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं जरा। तो पहला क्या है, जब वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब, भाई 4 कॉलम बनाए। जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो स्थिति होगी वो दर्पण के फोकस पर होगी। ठीक है, मतलब दर्पण के फोकस के पास में बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा और आभासी एवं सीधा होगा, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। ठीक। नंबर 2, ध्रुव एवं अनंत के मध्य। मतलब अगर वस्तु ध्रुव एवं अनंत के मध्य रखी है तब दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के मध्य बनेगा। ठीक है। आकार जो होगा इसका वो कैसा होगा, छोटा होगा, और प्रकृति जो होगी आभासी एवं सीधा। इसमें आभासी ही प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है हर बार। तो क्या है, देखो उत्तर पढ़ते हैं इसका। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च, मतलब जो पीछे के दृश्य देखते हैं ना, जो अपने ड्राइवर की सीट के पास जो एक देखा दर्पण लगा उसमें पीछे का सब दिखाई पड़ता है। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण सदैव सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब उत्तल दर्पण में हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। साथ ही अवतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बेहतर बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ होते हैं। ठीक है, मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ड्राइवर की सीट के पास में जो मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। गोलीय दर्पणों में चिन्ह परिपाटी को समझाइए। गोलीय दर्पणों में चिन्ह परिपाटी को समझाइए। तो क्या है देखते हैं जरा। गोलीय दर्पण में प्रयुक्त नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार, मतलब वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर। ठीक, तो इसके अनुसार कुछ पॉइंट हैं। नंबर एक क्या है मेरा, मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मतलब जितनी भी हम दूरियां मापते हैं वो ध्रुव, जो बिंदु P होता है मेरा पोल, वहां से मापी जाती हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, जबकि मतलब दाईं ओर जो दूरियां मापी जाती वो सब होती हैं कहती धनात्मक, जबकि बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक है, मतलब दाईं ओर की कैसी होती हैं, दाईं ओर की दूरियां मेरी होती हैं धनात्मक और बाईं ओर की ऋणात्मक मापी जाती हैं। ठीक है। नंबर 3 क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब जो मुख्य अक्ष है मेरा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां, मतलब मुख्य अक्ष के जो ऊपर की दूरी मापेंगे, ऊपर की ओर मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक, जबकि नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां, जो नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। ठीक, एक नोट पॉइंट है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, देखो जरा क्या है। गोलीय लेंसों में भी यही चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त होती है,
अंतर मात्र इतना है कि लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। मतलब यही चिन्ह परिपाटी हम लेंसों में भी यूज करते हैं, यही चिन्ह परिपाटी हम दर्पण में यूज करते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें हम ध्रुव से मापते हैं वही दूरी, और उसमें वही दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। अब देखते हैं दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण का उत्पन्न रेखीय आवर्धन को समझाइए। तो हम दर्पण का सूत्र देखते हैं। इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने डेरिवेशन किया नहीं है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में बताए, या मेरा इसमें नंबर दे रखा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लगा के भेज देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। दर्पण सूत्र के अनुसार ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या बोलते हैं हम? यू। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बी। और दर्पण की फोकस दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ के मध्य संबंध प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कहते थे तो 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अलग, तब हम आपको बताएंगे उनके क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है, वो देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्पण का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, मतलब जो मेरे प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस पर। हमें अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और 1/, इसका दर्पण सूत्र का निर्माण हम करेंगे, आप बताना अगर किसी को चाहिए हो तो। हम कमेंट कर देना यूट्यूब चैनल पे, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर पहली बार कर लें। आपको ऐसे ही वीडियो बार बार मिलते रहेंगे मेरे। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। तब यम क्या होता है? रेखीय आवर्धन। यम बराबर होता है H'/H। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है I/O। ठीक है, उससे कोई वो नहीं है, कुछ भी लिखते हो I/O। I मतलब इमेज होती है और O मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बराबर होता है -B/U। ठीक, जहाँ यम बराबर क्या है? यम बराबर है वस्तु का आवर्धन। H' क्या है? H' है मेरे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H जो है वो है मेरे पास वस्तु की ऊंचाई। मतलब H को हम वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं, H' को प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलते हैं, M को वस्तु का आवर्धन। कहीं कहीं बुक में I/O दे रखा है, कुमार मित्तल की बुक जो है उसमें I/O से डिनोट करते हैं ये लोग, तो उससे घबराने कोई बात नहीं है। आप चाहे -B/U लिख के आए, चाहे H' लिख के आए, होता वही है। ठीक है, आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह बताता है। मतलब इसमें ये निगेटिव चिन्ह लगा है, ये क्या बताता है हमें? आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है। जबकि आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह, अगर चिन्ह धनात्मक होता तो धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी होने के बारे में जानकारी देता। मतलब ये हमें चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपवर्तन होता क्या, पहले वो देखिए। अपवर्तन एक परिमाण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस आपको इतनी परिभाषा याद करनी है। ठीक है, कौन सी? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण के अपने मार्ग से
विचलित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं जरा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वह अपने दिशा से विचलित हो जाती है, मतलब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तित होने का कारण, प्रकाश के अपवर्तित होने का कारण प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में वेग का अलग अलग होना है। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, एक सघन माध्यम होता है कठोर माध्यम, ठीक है, एक विरल माध्यम जो हवा वायु ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जरा। जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, मतलब उसकी जो गति होती है वो बढ़ जाती है। फलस्वरूप वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार प्रकाश जब किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। फलस्वरूप वह अविलंब के पास आ जाती है, तो वह अविलंब के पास मतलब अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी कांच के गुटके पर अविलंबवत प्रकाश किरण के आपतित होने पर अपवर्तित प्रकाश की किरण की स्थिति बताइए। ठीक, तो क्या है, यदि प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर अविलंबवत मतलब लंबवत गिरे, अविलंबवत आपतित होती है तो प्रकाश किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, क्या है देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम हैं, मतलब इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, क्या है, नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 मेरे पास जो है वो है अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल के नियम से जाना जाता है। मतलब जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया कि स्नेल का नियम बताइए, तो यही होता है स्नेल का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या मतलब साइन एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए माध्यम युग्म के लिए स्थिर होता है, मतलब एक निश्चित होता है। ठीक है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर एन जो है वो मेरे पास एक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो यहाँ एन बराबर क्या है, एन माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अभी हम इसकी भी देखेंगे परिभाषा आएंगे। अपवर्तनांक कहलाता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश किरण का झुकाव उतना ही अधिक होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 18। तो क्वेश्चन 18 क्या है मेरे पास, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध समझाइए। परिवर्तन एवं प्रकाश की चाल में संबंध क्या है समझाइए।
तो देखते हैं संबंध क्या है। यदि प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम उस अपवर्तनांक क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे निर्वात या वायु के अलावा, मतलब जो भी माध्यम होंगे वो निर्वात या वायु के अलावा हों, ठीक है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया, जैसे क्या N21 अगर लिखा है तो हम इसे लिखते हैं V1/V2, ठीक। यहाँ माध्यम 2 तथा माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब 2 और 1 जो है माध्यम 1 और माध्यम 2 हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन 18 बना दिए हैं। अगले पार्ट में, अब दूसरे पार्ट में 18 के आगे का हमने वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको यहीं पे विराम करते हैं। और दोस्तों, जो हमने बताया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। बेल आइकन को आप क्लिक करके ऑल पे कर दें, जिससे हम जैसे ही वीडियो कोई अपलोड करेंगे न्यू, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।